हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। और वो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये हमारा स्पेशल लेक्चर्स है। जो भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक हैं उसको हम प्रीलिम्स लेवल में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है उनको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें मैं चीज़ों को डिटेल से कवर करूंगा और उसमें ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें मैं कवर नहीं करूंगा। जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। और ये जो वीडियो है इसमें कम से कम 10 वीडियो आएगा, 10 से 12 वीडियो आएगा। और ये 10 से 12 वीडियो जो आपको आएंगे इसमें आपको जितने भी आपके प्रीलिम्स के लिए जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री सवाल बनते हैं, जिन टॉपिकों को कवर करना होता है उन टॉपिकों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार किया गया है। और इसको 10 से 12 वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियोस देखने के बाद ये जो आपका है जितना भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल बनता है वो आपका कवर हो जाएगा। और बहुत ही इजी वे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले से कि बहुत इजी वे में आपको चीज़ों को समझाऊंगा। और ज़्यादा मैं आपको चीज़ें यहाँ पे डेट और ये सारी चीज़ें आपको नहीं याद करवाऊंगा। बेसिकली डेट याद रखना भी नहीं, जो महत्वपूर्ण जितने भी आपके टॉपिक रहे, महत्वपूर्ण जितने भी बैटल्स रहे उनके भी डेट आपको याद रखने हैं। बाकी हर एक डेट, हर एक क्रोनोलॉजी को नहीं रटना है, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ये लेक्चर्स होगा और 10 लेक्चर मैंने आपको बताया भी। और ये जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है उनको भी ये वीडियो देखना है। और प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स आप बीपीएससी का 66 बोल लें, सॉरी 67 बोल लें, 68 बोल लें, आने वाले जितने भी प्रीलिम्स होंगे सबके लिए यूजफुल है, चाहे वो बिहार एसआई हो। तो जहाँ भी जिन जिन एग्जाम्स में मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो ऑल इन वन है। 10 से 12 वीडियो में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। ठीक है, अगर इस वीडियोस को पूरे देखने के बाद 10 से 12 वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अगर आप एमसीक्यू पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न कहीं से छूटेंगे आपके फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेंगे कि हमारा जो सिलेबस होता है मॉडर्न हिस्ट्री में, बेसिकली कौन कौन सा सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है, उन चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन हुआ, यूरोपियंस जो आए इंडिया में उनका क्या क्रम रहा, कौन से कंपनी कितने दिन तक रही, मतलब कि कितने समय तक रही, और उनके द्वारा कौन कौन से गवर्नर जनरल रहे। तो उन टॉपिक को कवर करेंगे। पोर्टुगल हो गया, इंग्लिश हो गया, डेंस हो गया, डच हो गया, इन सारे कंपनियों को देखेंगे हम लोग ये चैप्टर नंबर पहला में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जो कि हम लोग को पढ़ना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हमें कवर करना पड़ेगा और इसको आज के वीडियो में हम लोग 25 से 26 मिनट में हम इसको कवर कर लेंगे। आज का पहला वीडियो है तो वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ कवर हो जाएगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, सेकंड है कि इंडिया ऑन द एव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, बता रहा है कि इंडिया जब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ, जब ब्रिटिश लोग कंपनी के रूप में आए, फिर वो एक तरह साम्राज्य के रूप में स्थापित हुए, तब इंडिया का क्या हालात था। देख रहे थे कि मुगल सत्ता लड़खड़ा रही थी, डिक्लाइन हो रहा था मुगल का, वो है। कुछ और भी नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, इन सारे राज्यों का उदय हो रहा था। वो किस तरह से आपस में झगड़ रहे थे, उन चीजों को देखेंगे। मराठा के बारे में तो ये हम लोग देखेंगे इसमें, इंडिया ऑन द एव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, फेमस बैटल्स जो लड़े गए मराठा के बीच में, ठीक है, हैदराबाद के बीच में, इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे ये सेकंड नंबर चैप्टर में। तीसरा टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश ने किस तरह से अपने आप को एक्सपेंड किया, किस तरह से अपने आप को कंसोलिडेट किया, सुदृढ़ किया, उनको देखेंगे। किसने अपनी सत्ता को विस्तार किया, कैसे कैसे किस तरह से अपना जो पॉलिसीज लाएं और इंडिया के लोगों को, इंडिया के जो भी उस समय प्रिंसेस थे उनको किस तरह से अपने पक्ष में किया, उन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ये जो हमारा तीसरा टॉपिक है उसमें है। फिर चौथा है हमारा कि राइजिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट द कंपनी रूल, मीन्स की जो इंडिया में कंपनी रूल का जो शासन रहा, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, बेसिकली जो सबसे ज्यादा लंबे टर्म जो शासन किया वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो जो रहा उसने, उनके दौरान जितनी पॉलिसियां हैं वो पॉलिसियां हमारे इंडिया के पीपल्स के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया, पीजेंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया, और उन्होंने इसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट में क्या रिवोल्ट उन्होंने किया, उन रिवोल्ट को पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक में। ठीक है, जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट है, जितने पीजेंट रिवोल्ट हैं, जितने भी आपके 1857 का रिवोल्यूशन देख लीजिए, जितनी भी चीजें हैं सब लोग देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में।
फिर हमारा है रिफॉर्म मूवमेंट, जितने भी आपके धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, उनसे जुड़े व्यक्तियों को पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय हैं, आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, स्वामी विवेकानंद, फेमस पर्सनालिटीज को कवर करेंगे, उनके साथ उनके संस्था जो बनाए गए उनको कवर करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम बीपीएससी के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, उनसे सवाल डायरेक्टली आता है। फिर हमारा जो चैप्टर है एक है राइज ऑफ नेशनलिज्म, किस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से आपका हम लोग इसमें बेसिकली जो कवर करने वाले हैं देखेंगे कि 1857 के बाद जो किस तरह से कौन कौन सी घटनाएं हुई कि इंडिया के लोगों के में एक नेशनलिज्म की भावना जनी, और उसके बाद किन कौन से रिवोल्ट्स और कौन कौन से उनके द्वारा आंदोलन चलाएंगे, उन चीजों को हम लोग देखेंगे इसमें। फिर देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ, उसके बाद उनके कौन कौन से सेशन महत्वपूर्ण हमारे लिए उनको पढ़ेंगे। बेसिकली डिटेल से नहीं कवर करेंगे, लेकिन आपके प्रीलिम्स के लिए इतना ज्यादा कवर कर लेंगे कि आपको आपका ऑप्शनल का भी एक तरह से बेस बना दिया जाएगा, और आपके प्रीलिम्स में तो उससे सवाल आएंगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखेंगे, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद जो चीजें हुई, जो हम लोग 20वीं सेंचुरी में आ जाएंगे, तो देखेंगे फ्रीडम मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, गांधी एराज, इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। ये पूरे जो हमारा वीडियो आएगा 12 से 13 14 वीडियो जो भी हो, आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के पहले सारे वीडियो आ जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही आपको इस चीज को वीडियोस को देखना है ध्यान से, इसको नोट डाउन भी करना है। इसके पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना, मैं तो पीडीएफ ऐसे अपलोड करूंगा, लेकिन आपको खुद से अपना नोट्स बनाना है, तो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, और हर जगह आपको शेयर भी करना है, जो भी नए लोग होंगे वो जुड़ेंगे तो देख पाएंगे, क्योंकि आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए वीडियो बनाया गया है उसके लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज का जो टॉपिक हमारा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, इंडिया में जितने भी यूरोपियन कंपनियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, और हमारे प्रीलिम्स स्पेशल के लिए। ठीक है, तो पहले तो ये क्रम पूछ देगा कि यूरोपियन कंपनियां आने का क्रम, कौन कौन से जो कंपनियां आई उनका क्रम क्या है। सबसे पहले हमको यही याद रखना है। तो पहला आया पोर्टुगल, सेकंड आपका आएगा डच, और थर्ड में आपका आएगा इंग्लिश मींस की इंग्लैंड, और चौथा में आपका आएगा डेन्स, एंड फिफ्थ में आपका आएगा फ्रांस। तो ये एक तो ये आपको याद रखना है, दैट इज PDE, ओके, PDE, फिर आपके DF। तो बहुत सिंपल है ये, आप याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ओके, अगर आप इसको याद करते हैं PDEDF, पहले पोर्टुगल आया और सबसे लास्ट में फ्रांस आया, तो ये दोनों याद होगा, बीच में DEDD। तो कैसे भी करके जैसे भी ट्रिक बने आपको याद करना, लेकिन मैंने जो मैंने ट्रिक बताया बहुत सिंपल बताया। पहले पोर्टुगल आपको याद रहेगा और सबसे लास्ट में फ्रांस याद रहेगा, ये आपको पता है। अब ये जो कंपनियां आई, इन कंपनियों में क्या क्या हमको याद रखना है, मैं आपको बना के रख दिया हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है आपके प्रीलिम्स के लिए। देखिए ध्यान रखिएगा, तो पोर्टुगल पढ़ेंगे तो इन बातों का आप ध्यान रखें। मैं तो पोर्टुगल में पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत कुछ समझाऊंगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है ये समझना है ना। तो आपको पहले याद रखना है कि पोर्टुगल के द्वारा पहला फैक्ट्री कहां स्थापित किया, इससे प्रश्न पूछता है। पोर्टुगल के गवर्नर जनरल 3 नहीं है, अल्मेडा है, अल्बुकर्क है, नीनो डी क्यूना, ये 3 ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों का एक एक काम है जो मैं बताऊंगा आपका। जैसे कि आप अल्मेडा देखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी है। अल्बुकर्क का देखिएगा कि रियल फाउंडर माना जाता है। नीनो डी क्यूना आप देखते हैं कि गोवा को राजधानी बनाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, यही आपका महत्वपूर्ण है। खत्म पूरा आपका यूरोपियन। फिर आपका कंट्रीब्यूशन की यूरोपियन कंपनी जो आई, जो पोर्टुगल आया, उन्होंने क्या भारत में योगदान दिया, उन्होंने अपने साथ क्या लाया, जैसे कि टोबैको का खेती, आलू है, ये पाइनएप्पल्स हैं, ये सारे आपके पोर्टुगल के द्वारा लाए गए। तो ये थोड़ा देख लेंगे। एंड डिक्लाइन, किस तरह से यूरोप में जो आपके पोर्टुगल है उसका पतन हुआ, कौन से युद्ध के साथ खत्म हुआ। जैसे कि आपको पता है कि पोर्टुगल और इंग्लैंड के बीच में जो युद्ध होगा और किस तरह से पोर्टुगल खत्म हो जाएगा, इसको देखेंगे डिक्लाइन के साथ। फिर हमारा है डच। डच हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा डच। ओके, कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है आपका बीपीएससी, क्या कोई भी एग्जाम के लिए डच महत्वपूर्ण नहीं, बस इसका 1-2 नाम याद रखेंगे, कैसे कब आया, कौन सा कंपनी कहाँ का बनाया, 2-3 बस खत्म। इंग्लिश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का ये बेस है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीज को समझेंगे कि पहला फैक्ट्री कहाँ बनाया, ये तो आज के वीडियो में देख लेंगे। कैसे कैसे अपने आप को स्थापित किया वो आज के वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन जो हमारा है कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को किस तरह से कंसोलिडेट किया, वो चीज को अगर हमको जानना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा
कि पूरा पढ़ना पड़ेगा, इनके पॉलिसीज को पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, इनका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी हो, उनको देखना पड़ेगा। तो वो हमारा अलग चैप्टर में आएगा, लेकिन हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग करेंगे कि इंग्लैंड से कैसे कंपनी आई, कैसे बनी और किस तरह से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, फिर ऑल ओवर इंडिया में स्थापित किया, उस चीज को थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी तो हम लोग कवर करेंगे आगे जाके कि कौन कौन से एक्ट लाया, किस तरह से पॉलिसीज लाए, कौन कौन से नीतियां लाई, सब कुछ देखेंगे। अब आगे हमारा है गवर्नर जनरल एंड देयर वर्क्स। देखिए ये मैंने इसलिए पहले बनाया हूं कि जब मैं आपको पढ़ाऊं ये टॉपिक तो मैं वहां पे मुझे ये नहीं बोलना पड़े कि इसको याद रखो, इसको याद रखो। आपको ध्यान हो जाए कि यही याद रखना है, इसको याद नहीं रखना। तो गवर्नर जनरल जितने भी रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान या ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो क्राउन का शासन चला 1858 से, उसका पूरा याद रखना है। ठीक है, किनका क्या बक्स रहा वो हम बता देंगे, कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। ऐसे भी जो हमारा सेशन चल रहा है 8:30 वाला, अभी जो एमसीक्यू का सेशन चल रहा है उसमें मैं ऑलरेडी मैं ये सब कवर कर रहा हूं, तो वो आप जरूर देखिए। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहा है कि प्रशासन और जो किस तरह से जो हुई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन कैसे चल रहा था, किस तरह से उसने आर्थिक परिवर्तन लाए, किस तरह से आर्थिक विकास हुआ उनका, वो चीज को देखेंगे। फिर आएगा लास्ट में एंग्लो फ्रेंच वार। लास्ट में क्या है तो वो बीच में ही पढ़ लेंगे अभी सेकंड वीडियो में। तो एंग्लो फ्रेंच वार किस तरह से फ्रांस को भगाएगी, फिर फ्रांस को कमजोर करेगी और इंग्लैंड अपने आप को स्थापित कर लेगी। तो एंग्लो फ्रांस वार ये महत्वपूर्ण है, दैट इज नोन एज एंग्लो कर्नेटिक वार। ये भी आपको ध्यान रखना, कर्नेटिक वार्स को पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको तो पूरा अच्छा तरीके से कवर करेंगे। और हमारा लास्ट बच जाएगा, आपका डेंस महत्वपूर्ण नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। आपका आएगा कर्नाटिक वार एंड डुप्ले, मींस कि फ्रांस जब पढ़ेंगे, जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें बस कर्नाटिक वार पढ़ लेंगे और डुप्ले के बारे में समझ लेंगे, खत्म हो जाएगा ये हमारा चैप्टर। ठीक है, कौन से युद्ध के साथ फ्रांस कंपनी जो थी उसका पतन हो गया, वांडी वॉर्स का जो युद्ध हम लोग देखेंगे वो 1760 वाला, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी इतना ही चीज पढ़ना, हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियन खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तो मुझे समझाना पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना मैंने आपको बता दिया। अब आएंगे हम लोग मेन टॉपिक की ओर। बेसिकली जो टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पहले, यूरोपियन कंपनी जो आया भारत में, उससे पहले की अगर हम बात करेंगे किस तरह चीजें चल रहा था और आया क्यों। ठीक है, जब सब कुछ सही चला था वो आया क्यों, उसको समझेंगे, उस रीजन को समझेंगे, तब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो देखिए ये आप जो देख रहे होंगे मैप आपको दिख रहा होगा, तो पहले जो व्यापार चल रहा था लैंड रूट से भी है और सी रूट से भी है। कैसे चल रहा है आप देख पा रहे होंगे कि यूरोप है, यूरोप से व्यापार करना है तो चाहे तो आप मेडिटेरियन सी से होते हुए आइए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर लैंड रूट को लीजिए और ये अरब पेनिसुला से होते हुए आप देख सकते हैं पर्सिया से होते हुए इंडिया में व्यापार करना है, चाइना में व्यापार करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी साउथ ईस्ट नेशन से उधर भी व्यापार कर सकते हैं। ये सारा चीज चल रहा था। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ सही चीजें चल रही थी। और यहाँ पे जो भी अरेबियंस हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को पावरफुल भी देख रहे हैं कि देखो अरेबियंस हैं, कहीं ना कहीं एक मेटेरियल का काम कर रहा है, एक मध्यस्थ का काम कर रहा है। जो भी यहाँ सामान आएगा या यहाँ से कोई सामान आएगा तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से इन लोग ले जाएंगे, फिर यहाँ पे बेचेंगे, ये सारी चीजें चल रहा था। लैंडमार्क से अगर हम सी रूट से देखेंगे तो ये देखिए स्वेज नहर बना नहीं था उस समय, तो इस तरह से ऊपर इजिप्ट के थ्रू अगर लैंडमार्क ट्रेवल करते थे, फिर उसके बाद फिर से स्वेज, फिर से आपका रेड सी के थ्रू, इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे हो रहा था व्यापार इंडिया में, सब कुछ सही चल रहा है। तो क्या जरूरत पड़ा कि यूरोपियन को इतना घूम के इधर से केप ऑफ गुड होप से होके आना पड़ा, क्या रीजन था, इस चीज को समझेंगे हम लोग आज के वीडियो में। ठीक है, देखिए तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हमको यही समझना है क्यों ये आए, क्या रीजन था भाई, किसको आना पड़ गया, तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो आप मैप देख रहे हैं ये पूरे रोमन एम्पायर का मैप है, बेसिकली बहुत पुराना मैप है। ठीक है, तो उस समय दो हिस्से में बटा, एक वेस्टर्न यूरोपियन या वेस्टर्न एम्पायर जिसको बोल सकते हैं, जो कि आपका जहां राजधानी रोम था, ठीक इटली में रोम है। एक है ईस्टर्न एम्पायर जहां की राजधानी आपका था कुस्तुतुनिया, मींस की कॉन्स्टेंटिनोपल, देख सकते हैं यहाँ पे ये था। ये सारी चीजें चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। घटना घटेगी जो बोला जाता है कि एक इतिहास में बहुत ही एक आप बोल सकते हैं कि मेमोरेबल घटना बोल सकते हैं, कि वो घटना अगर नहीं होती तो यूरोपियन कंपनी शायद इंडिया में ना आती। ठीक है, और बहुत सारे डेवलपमेंट नहीं हो पाते, हो सकता है कि रेनेसा नहीं होता, हो सकता है कि जो भी आपके देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए, जो औद्योगिक क्रांति वो भी नहीं होता, ये ऐसा माना जाता है। तो वो घटना कौन थी भाई, तो ऑटोमन तुर्कों का दबदबा बढ़ रहा था, ऑटोमन तुर्क के द्वारा कुस्तुतुनिया जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वहां पे अटैक कर देगा 1453 में, 1453 में।
देखिए पहले से अगर हम यूरोप और भारत के बीच में संबंध देखेंगे तो बहुत पहले चला आ रहा है, एंशिएंट टाइम से। देखिए एंशिएंट टाइम में देखिए जब आपका सिकंदर आक्रमण किया तो उस समय भी चीजें सब कुछ व्यापार चलता रहा, तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन जो घटना हुआ ऑटोमन तुर्कों के द्वारा कुस्तुनिया में 453 पे आक्रमण करने के बाद घटना बहुत जबरदस्त तरीके से हुई और इसके बाद पूरे तरह के पूरे विश्व का तस्वीर ही बदल दिया। ओके, तो अब इस पे कब्जा किसका हो गया भैया? ऑटोमन तुर्क का। अब व्यापार करना है इस वेस्टर्न यूरोप को, कैसे करेगा बताइए? चाहे तो आप यहां से व्यापार करिएगा तो आप इसको एज ए मध्यस्थ के रूप में आपका ये ऑटोमन तुर्क काम करेंगे, ठीक है। इधर अरब है, अरब अलग से आपको लपेटेगा, इट मीन कि अरब भी अलग से आपको कुछ ना कुछ पैसा लेगा, तो कोई भी चीज व्यापार करना प्रॉब्लम हो गया। अब कुछ ऐसे भी थे जैसे कि जिनोवा है और जैसे कि आप देख सकते हैं वेनिस है, वो कुछ व्यापार कर रहे थे लेकिन वो भी फिर भी ऑटोमन तुर्क से पावरफुल नहीं थे। और इसमें कुछ ऐसे जो कंट्रीज हैं, स्पेन है, पोर्टुगल है, इनको तो कुछ शेयर ही नहीं मिल रहा। ब्लॉकेज हो गया भैया, यहां से यहां व्यापार कर पाना मुश्किल हो गया। अब ये पूरे लैंड रूट पे अरबों का कब्जा हो चुका है, वो भी दिक्कत है। यहाँ पे स्वेज नहर था नहीं कि इधर से कर सकता है। अब किया जाए तो क्या किया जाए? ये सारे चीजें, ये घटनाएं हो रही है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको यहाँ तक सब सारी चीजें समझ में आ रहा है। तो वही हमने देखा कि चेंज इन यूरोप एंड कॉन्टेक्ट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। इंडिया का क्या कॉन्टेक्ट रहा यूरोप के साथ, वो सारी चीजें आप देख रहे थे। अब हुआ कि भाई इसका क्या सेकंड अगर हम बात करें कि ये बोल सकते हैं कि रिप्लेसमेंट क्या हो, कैसे व्यापार किया जाए, कहां से जाएंगे, व्यापार जाना है, मसालों की जरूरत भी है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और एक कंसेप्ट है, 3G कंसेप्ट बोलते हैं, बहुत इतिहासकारों ने बोला कि 3G कंसेप्ट था यूरोपियन कंपनियों को आने के पीछे, ग्लोरी, गॉड एंड गोल्ड। गॉड तो पता है कि क्रिश्चियन का प्रचार करना, जैसे कि जिस तरह से मुस्लिम धर्म का प्रचार होता है, इस्लाम का प्रचार किया जा रहा था अरबों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा, तो इसने भी, इनको भी लगा, यूरोपियंस को लगा कि नहीं अब हम भी प्रचार करेंगे और इसके लिए हमें क्षेत्र को जीतना पड़ेगा। पहला चीज ग्लोरी मीन्स में कि एक हम अपने, जैसे कि जितने भी राजाओं के बीच में होड़ लगी थी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का, अब जो भी अब ज्यादा जिनका पास ट्रेड होगा, जिनके पास ज्यादा ट्रेड होगा, उनके पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा रेवेन्यू होगा, तो उनका एक ग्लोरी होगा। और गोल्ड तो पता ही है कि धन इकट्ठा करना, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, ये 3G कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो ग्लोरी, गोल्ड एंड गोल्ड, ये कंसेप्ट रहा। और सबसे बड़ी बात कि भाई व्यापार करें कैसे करें, तो ये जो चीजें हैं इसको हम लोग समझेंगे कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में जो घटनाएं घटी उनको थोड़ा सा समझेंगे, किस तरह से यूरोपीय जो व्यापार है उसका उद्भव हुआ और किस तरह से प्रसार हुआ। तो पहला है कि सर्चिंग फॉर न्यू रूट्स, कि किस तरह से नए नए मार्गों की खोज हुई, वो पहले समझेंगे। ओके, अब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूरोप में जो भी चीजें हैं, जो भी वर्ग थे यूरोप में, तो उनको कहीं ना कहीं जरूरतें थी, मसालों की जरूरत था उनको कहीं ना कहीं, और जो भी नए मार्ग की खोज जो स्टार्ट की गई वो कहीं ना कहीं पोर्टुगल और स्पेन के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो नए मार्गों की खोज होना भी कहीं ना कहीं व्यापार में बढ़ावा दिया। जो भी यूरोपियन कंपनियां, अगर ये नहीं मार्ग का खोज होता तो आते ही नहीं, पहला बात, ठीक है, ये सारे रीजंस हैं। फिर है नए अटलांटिक मार्ग से व्यापार अपेक्षाकृत सुगम, ट्रेड रिलेटिवली इजी थ्रू द न्यू अटलांटिक रूट्स। अब देखिए, आप मैप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा दूं कि पहले ऐसे ऐसे जाना है भाई, यहाँ पे सामान लाओ फिर उतारो, फिर लैंड की रूट से जाओ फिर सामान उतारो, ये कंसेप्ट था भाई पहले ट्रेड करने का। अब जब ये नया वाला खोज हो जाएगा तो अटलांटिक मार्ग से एक तरह से करना बहुत ही सुगम हो जाएगा, कोई तरह का पायरेट्स नहीं होगा, कोई तरह का लूटपाट नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ चीजें चलेंगी। ये कंडीशन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी था। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से यूरोपियन व्यापार है उनका उद्भव हुआ, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन नेविगेशनल एक्टिविटी, ये थोड़ा सा सवाल, ये थोड़ा सा मैं जो टॉपिक में 2 मिनट आपका समय लूंगा, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं कि आपको जब भी समझे तो आपको जो भी जितनी कंपनियां हैं यूरोपियन कंपनियां, उनको समझने में आसानी हो, केवल डेट याद करने से नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे आप देख सकते हैं कि नौ परिवहन गतिविधियां बढ़ रही थी, बहुत सारे लोग बहुत शिप का जो शिप बिल्डिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से यूरोप में बढ़ रहा था। बेसिकली आप देख सकते हैं कि पोर्टुगल और स्पेन वाला एरिया में शिप बिल्डिंग का काम हो रहा है जबरदस्त तरीके से। तो जिनके पास जितना हल्का शिप होगा वो उतना अच्छा से सेल कर पाएंगे सी में। तो ये आप देख सकते हैं कि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है।
द रोल ऑफ यूरोप एम्बिशियस स्टेट। आप देखिए मैंने बताया कि जितने भी यूरोप में राजाएं थे उनका एक महत्वाकांक्षा होगा कि भाई हमारे पास ज्यादा पैसा हो, हमारे पास ज्यादा क्षेत्र हो, हम ज्यादा ट्रेड करेंगे तो उनके पास ज्यादा पैसा होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनका एक रीजन रहा कि उनका व्यापार जो फला फूला, उनका एक महत्वाकांक्षी सोच के कारण, तभी तो वो इतना ज्यादा एक्सपेडिशन किए, इतना ज्यादा उन्होंने अपने क्षेत्रों को खोजा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब हमारा है धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका। अब देखिए क्या हुआ कि जो उस समय अगर यूरोप की बात करेंगे तो जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसका कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ। रोमन कैथोलिक चर्च थे उनका डिक्लाइन हुआ और दो तरीके से बढ़ गया था, एक रोमन कैथोलिक्स हो गए और एक प्रोटेस्टेंट जो उसका विरोध करते थे। अब ये दोनों धर्म चाहते थे, एक तो प्रोटेस्टेंट हो गए और एक रोमन कैथोलिक, ये दोनों चाहते थे कि हम अपना प्रचार करें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। और इस तरह से जो होड़ हुई प्रचार करने का, वो भी कहीं ना कहीं एक यूरोपियन कंपनियों के लिए एक उद्भव का चीज देखने को मिलेगा कि वो प्रचार के लिए आएंगे और फिर ट्रेड करेंगे। उनको जब लगा कि नहीं यहाँ पे ट्रेड अच्छा हो रहा है तो वो सारी चीजें करने के लिए सारा बैकग्राउंड जो देख रहे हैं वो राइज ऑफ यूरोपियन कंपनीज और इन देयर एक्सपेंशन, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये सारा मंच का टॉपिक है, लेकिन हम ये सारे रीजंस को जानेंगे तभी कुछ होगा आगे। ठीक है, अब आते हैं आज का जो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है वो है पोर्टुगल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली क्या चीजें हुई जब ये सारी चीज चल रहा था, तो एक प्रिंस हेनरी है, राजकुमार है बेसिकली, और ये कहीं ना कहीं इसको पूरे इसने एक कॉलेज स्थापना किया था जो कि एक आप देख सकते हैं कि सी वॉयज करके था, ऐसा उनका कॉलेज था जो कि कहीं ना कहीं किस तरह से खोज करना है और किस तरह समुद्री यात्राएं करना है उसके लिए था। तो इसका बहुत ज्यादा इसने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया कि भाई हमें जो व्यापार करना है जबरदस्त रूप से करना है और हमें नए नए जगह के खोज करना है। ये बहुत ज्यादा पागल था उस चीज के लिए, इसलिए इसको बोला भी गया हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, तो हेनरी द नेविगेटर बोला गया और इसको कहीं ना कहीं एक तरह से रोल मिला कि ये खोज करे नए नए जगहों के। समझ बात को? तो ये देख सकते हैं, तो पुर्तगालियों और स्पेनों दोनों के बीच में एक डिस्कवरी का जो एज था निकला, इनिशिएट हुआ एज ऑफ डिस्कवरी, नए नए जगहों की खोज करना। अब इधर पोर्टुगल इधर स्पेन, तो इनके बीच में एक संधि हुई ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास जो 1494 में हुई संधि, आपको याद रखना। ये मैं स्टार्ट करता हूं, ये ध्यान है। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर ने स्टार्ट किया और ये जब होड़ स्टार्ट हुई तो पोर्टुगल स्पेन दोनों सामने आना चाह रहे हैं, तो इनके बीच में संधि हुई ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। अब इसमें यह हुआ कि भैया अटलांटिक महासागर ऐसे है, इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, इधर तुम जाओ, इधर तुम खोज करो, स्पेन वाला को बोला, और इधर वाला में हम खोज करेंगे, हम मीन्स की जो इधर वाला एरिया था इधर करेगा खोज पोर्टुगल। ठीक है, ये सारी चीज हो गई और ये हो गया स्टार्ट। तो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचता है, लेकिन इससे पहले भी दो लोग आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले भी दो लोग आ चुके हैं, वो हम थोड़ा सा देखेंगे कौन से हैं भाई। तो देखिएगा, ये देखिए 1487 में बार्थोलोमेओ डियाज कर का था, वो स्पेन का सॉरी पोर्टुगल का ही था, और ये निकला था, और ये जब निकला था फॉर द व्यापार करने के लिए निकला था, मतलब बिफोर ट्रीटी। तो 1487 में यहाँ पे जब आया केप ऑफ गुड होप में आया, जिसको बोलते हैं उत्तर मासा अंतरिम द्वीप, ठीक है हिंदी में शायद। जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉर्म आ गया, मींस बहुत ज्यादा तूफान आ गया, तो इस द्वीप इस एरिया का नाम ही रख दिया है केप ऑफ स्टॉर्म, केप ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज हुआ, यहां से वो लौट गया, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और इसने केप ऑफ गुड होप की खोज कर दी थी 1494 में, 1494 में, सॉरी 1487 में। ठीक है, उसके बाद देखिए कोलंबस 1492 में अमेरिका का खोज कर देता है। ठीक है, 1492 में देखिए इधर निकलेगा कोलंबस, और कोलंबस खोज किसका करेगा तो अमेरिका का खोज करेगा, और अमेरिका में जब जाता है वो भी देखिए वो भी इंडिया के खोज में ही निकलता है, बट बेसिकली क्या होता है कि वो रास्ता भटकता है और वो इधर चला जाता है, और वो जो खोज करता है बहामास द्वीप पे आता है, वहां पे लोगों को देखता है, उसका नाम धरते हैं कि क्योंकि वहां पे लोग थे रेड इंडियंस, तो उनको ही बोल देता है कि भाई ये इंडीज है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए कोलंबस 1492 में और बार्थोलोमेओ डियाज 1487 में केप ऑफ गुड होप तक आया, वहां से वापस लौट गया, अभी इंडिया की तरफ नहीं गया। जो फैक्चुअल डाटा है वो आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब देखिए वास्को डी गामा 17 मई 1498 में पहुंचेगा, कहां कैलिकट। ठीक है, वो 1497 में चलना स्टार्ट करता है, लेकिन 17 मई 1498 में वो कालीकट पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद एक व्यापारी था, गुजराती व्यापारी था, तो वो उसको केनिया वाला जो पास में है, देखिए आप मैप देख लीजिए यहाँ पे जो एरिया आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये केनिया का एरिया है, तो यहाँ पर उसको एक अब्दुल माजिद करके मिलता है, जिससे हेल्प से वो आता है कहाँ पे तो कालीकट बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह पे आएगा 1498 डेट है, 17 मई 1498 ये डेट महत्वपूर्ण है। ओके,
चलिए यहाँ तक हो गया कवर। तो यही था बेसिकली करके, केप ऑफ गुड होप तक तो देखा हुआ था, यहाँ से आया सीधे चला गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे वेलकम किया जाए जमोरिन के द्वारा। जमोरिन वहां का राजा था, लोकल राजा, जो उनसे वेलकम किया। अब वास्को डी गामा जिस जहाज से आया था उसका नाम था हेक्टर शिप, तो ये याद रखना हेक्टर शिप से आया, इतना समय आया, काली कट पे उतरा, हेल्प किया अब्दुल माजिद ने और वेलकम किया जमोरिन ने, बात खत्म। ठीक है, अब वास्को डी गामा की एंट्री हो चुका है, वास्को डी गामा आएगा और उसके बाद वास्को डी गामा वापस लौटेगा, उसको लगभग 60 गुना भाई आया, यहां से मसाला वसाला जो चीजें स्पाइसेस ले गया और उसमें जो उसको फायदा हुआ लगभग आप देख सकते हैं ना कि जितना भी उनको खर्चा हुआ आने जाने में उसको काट छाट के भी 60 गुना प्रॉफिट हुआ जब उसने यूरोपियन मार्केट में बेचा। अब किसको लालच नहीं आएगा कि 60 गुना फायदा हो रहा है भाई, इतना दूर का ट्रेवल वेवल सब काट के, तो सब लोग को होगी, सब लोग जाना चाहेंगे। सेकंड में आएगा फिर पेड्रो अल्वेराज केब्राल करके, ठीक है, अल्वेराज केब्राल करके एक यात्री आएगा, वो भी पोर्टुगल। तो दूसरा जो पोर्टुगल आया वो था पेड्रो अल्वेराज केब्राल, दैट इज इन 1500 AD। एक 1498 में डिगामा और फिर केब्राल 1500 में, फिर वास्को डिगामा 1502 में आएगा और इस बार जो आएगा फिर लोगों के साथ आएगा और इसमें फिर फैक्ट्री जो सेटअप करेगा पहला जो वो है 1503 में कोचिन में और 1505 में कन्नौड़ में। दो फैक्ट्री, पहले जो फैक्ट्री स्थापित किया गया पोर्टुगल के द्वारा वो था कोचिन में 1503 ईस्वी में और 1505 में कन्नौड़ में, ठीक है, कन्नूर में। ये दो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर वो गवर्नर भेजना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ज्यादा इस पे और भी इसमें है भी नहीं चीजें। अब देखिए ये दो फैक्ट्री स्थापित हो चुके हैं। फैक्ट्री बेसिकली क्या था कि जो भी जैसे आज ये फैक्ट्री उस तरह का नहीं, प्रोडक्शन नहीं होता था। फैक्ट्री का मतलब कि यहाँ से सारे चीजें रॉ मटेरियल आएगा, वहां पे रखाता था, फिर वहां से रॉ मटेरियल जाता था, तो ये होता था फैक्ट्री। ठीक है, एज ए वेयर हाउस, ये मत समझ लिया कि एक तरह का वो हो जाएगा जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करता है, उस तरह के फैक्ट्रीज नहीं थे। ठीक है, अब पहला गवर्नर जो आएगा पोर्टुगल की तरफ से वो होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। महत्वपूर्ण है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है पहला गवर्नर पोर्टुगल की तरफ से, ये आपको याद रखना है। सेकंड आपको ये रखना है कि इसकी नीति थी कि भैया कि अगर हम समुद्र में मजबूत रहेंगे तो इंडिया को ऊपर अच्छे तरीके से सब व्यापार कर पाएंगे। और इसकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी की, मींस अपने आप को नेविगेशन में और अपने आप को सी में, समुद्र में अपने आप को मजबूत रखो, ये पॉलिसी था, ये ध्यान रखना। ब्लू वाटर पॉलिसी था इसका, ये याद रखना। इसने दो बैटल्स लड़े, एक बैटल था चौल पे। देखिए जब भाई अब ये पोर्टुगल लोग जब आ जाएंगे इंडिया में, तो इंडिया में तो पहले से व्यापार हो रहा है ना, इंडिया में पहले से अरब यात्री हैं, वह पहले से अरब व्यापारी हैं, अरब व्यापारी जो है उनको प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए एक युद्ध होगा जो उसमें सारे मुस्लिम्स होंगे, मुस्लिम नेवी होंगे। और इनका देखिए उनका नेवी उतना मजबूत था नहीं, लेकिन फिर भी इनके तीन होते हैं। एक होते हैं इजिप्ट के, मिस्र के, जो भी देखिए मिस्र वाले भी तो व्यापार करें। आप ये लोकेशन देख लीजिए ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देख लीजिए एक बार। इधर आपका देखिए मिस्र है, ठीक है, यहाँ पे आपका मिस्र है, तो यहाँ से भी लोग व्यापार कर रहे हैं इंडिया की ओर। ठीक है, ये अरब यात्री, ये अरब वाले व्यापार कर रहे हैं। अब ये अलग जगह से एक आदमी आ जाएगा, एक तरह से आप समझते हैं कि एक तरह से देख रहे हैं जो इसके व्यापार में मतलब कहने का मतलब कि टांग अड़ाएगा, तो प्रॉब्लम तो होगा लोगों को, वही होता है प्रॉब्लम। इस बात को ध्यान रखिएगा बेसिकली। ओके, ठीक है, तो दो युद्ध होगा, एक चौल का युद्ध होगा जिसमें ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे तो मुस्लिम बेड़े हैं, तीन मुस्लिम एम्पायर है, आप तीन बोल सकते हैं, तीन लोग थे मुस्लिम तरफ से, तीन पार्टीज था। आप तीन देख सकते हैं, इजिप्ट था, उसमें तुर्की का था, ठीक है, तुर्क वाला था, ठीक है, और आपका एक गुजरात का किंग था। ओके, ये भी जो कि मुस्लिम था। ये तीनों संयुक्त बेड़ा जो 1508 में चौल के पास बेड़ा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के साथ, और इसमें अल्मेडा की हार हुई, अल्मेडा की हार हुई। ठीक है, अल्मेडा की हार हुई, कोई दिक्कत नहीं था। फिर भी अल्मेडा ने फिर से 1509 में फिर दीव का युद्ध हुआ, दीव पे, और 1509 में इसने तीनों को हरा दिया। इस तरह देख सकते हैं सुपरमेसी बढ़ रहा है इन लोगों का। ठीक है, तो दो आपको इसके बारे में याद रखना है कि चौल का बैटल और दीव का बैटल महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपको मैंने जो भी मैंने यहाँ पे इस तरह से स्टार मैंने किया वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना है, अगर आ जाए तो बाई चांस तो आपको आंसर देना है। सेकंड गवर्नर आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका टाइम पीरियड है 1509 से 1515। इसका सबसे मेन काम क्या है कि इसको मानते हैं रियल फाउंडर। ठीक है, वास्तविक संस्थापक पूछा तो क्या बताइएगा, अल्बुकर्क। ठीक है, किसके बाद आया, अल्मेडा के बाद। इसने क्वार्टर को हेड क्वार्टर कहां बनाया, इसने कोचिन को अपना हेड क्वार्टर बनाया। ओके, और इसने 1510 में
गोवा के जो सुल्तान थे आदिल शाही यूसुफ शाह, उससे इसने गोवा को लिया। तो इसका सबसे मेन अचीवमेंट क्या है, कोचीन को हेडक्वार्टर बनाना, और सेकंड जो हमारा है कि गोवा को आदिल शाही यूसुफ से जीत लेना। ठीक है, तो गोवा को किसने जीता, अल्बुकर्क ने 1510 में। ओके, और इसने ईस्ट अफ्रीका है, रेड सी है, मालाबार है, सब जगह इसने अपने आप को मजबूत बनाया, इस बात को आपको याद रखना है। एंड थर्ड वन इज द इसका जो काम है कॉर्टेज सिस्टम। कॉर्टेज सिस्टम देखिए, जो कि बेसिकली आप समझेंगे कि जो यूरोपियन जो भी पोर्टुगल्स थे वो चाहते थे कि भाई हम कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत बनाए समुद्र में। तो इसने क्या भैया कि कॉर्टेज पत्ती अपना दिया। कॉर्टेज पत्ती था कि जिसको भी सीज में, जितनी भी समुद्र में जिसको व्यापार करना है, तो पहले पोर्टुगल से आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक तरह का परमिट लेना पड़ेगा, तभी व्यापार कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को सागर का स्वामी बोल सकते हैं कि इन लोग अपने आप लोग को माना। तो कॉर्टेज पत्ती इन लोगों ने अपनाया कि जो भाई जिनके पास होगा कॉर्टेज, जिनके पास ये लाइसेंस होगा, उन्हीं को व्यापार करने दिया जाएगा। ये सिस्टम इसने अपना दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं, यहां तक समझ में आ गया। एक अल्बुकर्क का एक और काम है कि एबोलिशन ऑफ सती, सती प्रथा को अंत करने के लिए इसने भी ट्राई किया। और इसने जितने भी चाहता था कि जो बहुत पॉपुलेशन बहुत ही कम था पोर्टुगल का इंडिया में, तो ये चाहता था कि जो पोर्टुगल्स हैं, जितने भी पोर्टुगल्स के एम्प्लॉइज, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो इंडियन वीमेन से शादी करें और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए। ये इसका एक तरह से पॉलिसी है, समझ रहे हैं। तो ये अल्बुकर्क का पॉलिसी है। इसने इसके समय में चर्च स्थापित हुआ 1515 में, संत जेवियर चर्च, जो कि गोवा में है। तो ये महत्वपूर्ण है। गोवा में जेवियर चर्च बनाया, 1510 में गोवा को जीता, कोचीन को हेडक्वार्टर बनाया, कॉटेज सिस्टम सती खत्म। अल्बुकर्क का इससे ज्यादा नहीं सवाल आएगा, इससे ज्यादा आपको याद भी नहीं रखना। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा नीनो डी क्यून्हा। महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, किसी ने कोचीन से अपनी राजधानी को शिफ्ट किया गोवा में, इसके हेडक्वार्टर को 1530 में, ये महत्वपूर्ण है। और इसके समय में दीव को कैप्चर किया 1535 में। खत्म हो गया हमारा पोर्टुगल्स। ठीक है, पोर्टुगल का सवाल आएगा कहीं से भी, आप इन टॉपिक को अगर कवर रखते हैं तो इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, हमने सब कुछ कवर किया। अब हमारा आएगा कंट्रीब्यूशन, इसने क्या क्या चीज दिया। इसने पोर्टुगल्स ने पहला प्रिंटिंग प्रेस दिया 1556 में। तो पहले अगर हम बात कर रहे हैं प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस जो छपाई आरंभ किया गया पुर्तगालियों के द्वारा इंडिया में, ये आपको याद रखना है। और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जो होते थे उन पे पहली बार साइंटिफिक वर्क स्टार्ट करने का जो सिखाया या जो देन है वो इनका ही है। और टोबाको हो गया, पोटैटो हो गया, पाइनएप्पल्स हो गए, आलमंड्स हो गए, ये सारे जो हैं इनकी ही देन है, इसको याद रखिएगा। शकरकंद हो गया, पोटैटोज हो गए, लीची, संतरा, ये सब किसकी देन है, तो आपका यूरोपियन की देन, सॉरी पोर्टुगल का देन। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन है, टोबैको और पोटैटो, ये दोनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, अब ये डिक्लाइन क्यों हुआ, क्या कारण रहा कि पोर्टुगल्स डिक्लाइंस हो गए। पोर्टुगल्स था ये कि भैया पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंसी, इतने असहन सुन रहे कि इसने मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम्स को डायरेक्टली जबरदस्ती क्रिश्चियन अपनाने के लिए मजबूर किया। ठीक है, शुरुआत में हिंदू के प्रति टॉलरेंस थे, लेकिन विवाद में फिर इन हिंदुओं को भी करने लगा। तो सब लोग इनसे, इंडिया के जो भी लोग थे वो नाराज हो गए कहीं ना कहीं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो इतना भयंकर रूप से जो इंटॉलरेंसी दिखा रहा है अपने धर्म को चेंज करने के लिए, ये इनका सबसे बड़ा चीज था। पहला सेकंड बात करेंगे तो बहुत ही एक तरफ कहीं डाकू था, ये पायरेट्स थे, ये लूट लेते थे माल को, समुद्र में बहुत सारी चीजों को पायरेसी करते थे अपने आप को। तो लोगों की नजर में नोटोरियस, लोगों की नजर में एक तरह से पायरेट्स बन के रह गया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से अनपॉपुलर हो गए अमंग्स इंडियन। ओके, 1530 में स्पेन ने पोर्टुगल्स के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से दबदबा बनाया। तो अब जो सब कुछ था स्पेन का था। और 1588 में स्पेन के शिप को, मतलब कहने का स्पेन को हरा देता है बाई द इंग्लैंड अरमेडा और यहाँ पे। तो इससे पूरा स्पेन का भी वहां पे, जब स्पेन बर्बाद हो गया तो ये भी बर्बाद हो गया, खत्म। ठीक है, सबसे लास्ट अगर हम बात करें यूरोपियन जो इंडिया से गए तो वो आपका ये है। ठीक है, पोर्टुगल 1961 में गया भारत से। ठीक है, यहां तक इनका सेटलमेंट था। पोर्टुगल से ऑपरेशन विजय चलाया गया भारतीय सैनिक के द्वारा, आप बोल सकते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन विजय चला 1961 में, इन लोगों को यहाँ से भगाया गया। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और तो फिर इसके बाद देखिएगा कि 1661 में इनके साथ घटना घटी कि इनकी एक पोर्टुगल वीमन से, उनका नाम है कैथरीन ऑफ बेग्रेंजा। कैथरीन ऑफ बेग्रेंजा से शादी हुआ चार्ल्स द्वितीय का, जो कि इंग्लैंड का था। तो चार्ल्स द्वितीय को एज ए डाउरी के रूप में बॉम्बे दे दिया, क्योंकि बॉम्बे पे पोर्टुगल्स का अधिकार था, तो बॉम्बे को दे दिया चार्ल्स द्वितीय को, चलिए आपको हम डाउरी के रूप में देते हैं। और यही चार्ल्स द्वितीय 1661 में जब इसको मिला, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के एनुअली पे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। अब मेन देखिए, बॉम्बे सबसे मेन, आप समझ सकते हैं, बहुत मजबूत जगह था, और बॉम्बे को ये इसने दे दिया एज ए डाउरी के रूप में। 1631 में
मुगल इससे हुगली छीन लेगा। जो मुगल्स के देखा, जब मुगल्स देखेगा कि इसका बहुत ही ज्यादा जो टॉलरेंसी है, रिलीजियस टॉलरेंस ये बढ़ रहा है इसका, तो कहीं ना कहीं इस पर दबदबा बनाएगा। और शाहजहां के आसपास के समय में हम लोग देखेंगे कि इससे हुगली छीन लिया जाएगा। तो मेनली जो मेन चीजें थे वो छीन लिया गया। और जो आप ये देखिएगा कहीं ना कहीं पोर्टुगल्स का ये भी चीज था कि पोर्टुगल्स पूरे हर एक जगह कहीं ना कहीं अपना ये जो इनका फैक्ट्री था वो हर जगह स्थापित भी नहीं कर पाए। तो इतना पोर्टुगल्स के बारे में जान लेंगे तो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत सफिशियंट है। बाकी आपके ऑप्शनल के लिए हम लोग डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारा पोर्टुगल्स खत्म। सेकंड आएगा डच। डच मैंने बोला डच के लिए उतना पढ़ना ही नहीं। डच एक तरह का नीदरलैंड का कंपनी था या हॉलैंड बोल सकते हैं। इस कंपनी का नाम देख सकते हैं 1602 में स्थापना हुई विरेंडिज के ऑस्टिंचे कंपेगिनी, ठीक है। ये नाम था, ये आपको याद नहीं रखना, VOC याद रख सफिशिएंट है, ठीक है। और ये जो पहला डच है उसका नाम है कॉर्लिस डी हॉन्टमैन, 1596 में सुमात्रा और बेंतनम द्वीप पे आया, ठीक है। और पहला सेटलमेंट इंडिया में 1605 में मसूलीपट्टनम में। पोर्टुगल पहला कहां पे बैठाया तो कोचिन में, ठीक है। कहां पे तो 1503 में। अब सूरत में 1616 में इसने फैक्ट्री बनाया। अब ये हमारे बिहार में पटना में 1632 में फैक्ट्री बनाया जो कि पटना कॉलेज के नाम से जाना था, वहीं पे बनाया था। तो पहला फैक्ट्री 1605 मसूलीपट्टनम, सूरत 1616 और पटना में 1632, ये आपको याद रखना। बैटल ऑफ बेदरा का युद्ध होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है जो पूरे तरह से बैटल ऑफ बेदरा में हार जाए 1764 में। और बाद में फिर एक ऐसा समय आएगा कि इन दोनों के बीच में संधि होगी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में। डच को ऐसे भी उतना इंडिया में इंटरेस्ट था नहीं, इंडिया के व्यापार के उनको जो इंटरेस्ट था वो इंडोनेशिया वाला और साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र में था। तो दोनों के बीच में संधि होता है कि इंडिया की तरफ हम नहीं आएंगे और आप इधर साउथ ईस्ट की तरफ नहीं आना। तो इस तरह से डच का भी खेल खत्म, ठीक है। इसका जो एक तरह तरीका था वो कार्टेल सिस्टम था कि एक संघ बना के एसोसिएशन बना के व्यापार किया जाए। जैसे उसका देखा आपने कॉटेज सिस्टम, इसका था कार्टेल सिस्टम, ठीक है। तो ये था आपका डच से सवाल। तो डच में महत्वपूर्ण है, एक पटना वाला याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है, बैटल ऑफ बेदरा याद रखिए और पहला फैक्ट्री, 3 आपको याद रखना सफिशियंट है। बाकी डच में आपको कुछ नहीं याद रखना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। थर्ड आएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स करके कंपनी बनी, ठीक है, एक व्यापारियों का समूह था। बाद में इसी कंपनी को 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ के द्वारा, एक तरह समझिए कि जो उस समय रानी थी, उनके द्वारा मोनोपोली राइट मिला 15 साल का कि आप जाइए व्यापार करिए ईस्ट इंडिया की तरफ, इट मींस कि इंडिया की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और 15 साल तक के लिए आपको मोनोपोली मिलेगा। मोनोपोली क्यों दिया था कंपनियों को, एक अधिकार क्यों देगा एक कंपनी को? इसके पीछे कारण था कि अगर देखिए एक कंपनी, अगर एक देश है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी अगर आ जाती इंग्लैंड में, तो इनके बीच में कंपटीशन होता, कंपटीशन जो प्राइस है उनका प्राइस राइज हो जाता, ज्यादा होता है, इनके पास ज्यादा रेवेन्यूज बहुत ही कम आते हैं, तो ये इनका भी जो शेयर है इंग्लैंड को भी कम मिलता। इसलिए आप चाहता था कि हम एक कंपनी को मजबूत बनाएं और वो कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी हमको तो मिलेगा ना रेगुलर, ठीक है। तो इसलिए मोनोपोली दिया जाता था। मोनोपोली देने के पीछे यही कारण था। ओके, तो आज से कोई पूछे कि मोनोपोली क्यों दिया जाता तो हम उसको ऑप्शन में समझाएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि फॉर द प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट हो उन देश को, उन कंट्रीज को, इसलिए वहां के राजा, वहां के शासक के द्वारा मोनोपोली दिया जाता था किसी एक कंपनी को, ठीक है। तो मेरे बात को ये कि कंपटीशन ना बढ़े, अपने ही लोगों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट सही से नहीं चलेगा। ये था इनका मोनोपोली के पीछे कारण। ओके, और जो ये कंपनी जो इनको मिला था उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ये नाम था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में नाम पड़ा 1813 में, लेकिन यहाँ ये समझ रहे हैं बात को, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1599 में। अधिकार पत्र 15 साल कब मिला? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा है, ठीक है। अब देखेंगे कि 1608 में पहली बार हॉकिंस आएगा एज ए जहांगीर के दरबार में, ठीक है। और इसको खान की उपाधि दिया जाएगा, खान की उपाधि दिया जाएगा, ठीक है। इसको 400 मनसब प्रदान किया जाएगा, बहुत अच्छा ये बोलता था पर्शियन लैंग्वेज। इसको 400 मनसब प्रदान किया जाएगा, अपने साथ बहुत अच्छा अच्छा वाइन लाता था, इससे खुश होता है जहांगीर, ठीक है। 1608 में आता है हॉकिंस, सबसे पहला अंग्रेज, ठीक है। जहाज, जिस जहाज पे, उस जहाज का नाम हेक्टर है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये कैसे ना कैसे करके जहांगीर को, तो कहने का मतलब अपने तरफ आकर्षित करता है, मींस की पोर्ट लेता है और उससे अनुमति ले लेता है कि फैक्ट्री बनाएंगे। हालांकि पोर्टुगल्स के द्वारा, जो पोर्टुगल्स हैं उस समय ना, तो पोर्टुगल के द्वारा विरोध होता है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अच्छे संबंध थे मुगल और पोर्टुगल के बीच में। तो उस संबंध के कारण फिर से वो बाद में विड्रॉ किया था कि नहीं, कंपनी आपको एस्टैब्लिश करने नहीं देंगे। फिर भी 1611 में एक तरह से अनऑफिशियली रूप से एक मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित कर लिया था, ठीक है।
फिर उसके बाद एक बैटल ऑफ सोली होगा, सोली का जो युद्ध होगा, बैटल ऑफ सोली जो होगा, सोली का युद्ध बहुत ही निर्णायक हुआ। इसमें पोर्टुगल के ने ईस्ट इंडिया ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्टुगल के को हरा दिया, पोर्टुगल के कुछ ऐसे शिप थे उनको हरा दिया। तो इससे प्रभावित होता है, इससे प्रभावित होता है जहांगीर कि भाई ये तो बहुत जबरदस्त रूप से बहुत ही जल्दी, मतलब कहने का मतलब कि इतना अच्छा कंपनी है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल है कि पोर्टुगल को हरा दे रही है, जो कि बहुत पहले से है। तो फिर इससे कहीं ना कहीं एक तरह से प्रभावित होता है, और इसलिए फिर 1613 में सूरत में फैक्ट्री लगाने का एक तरह से ऑफिशियल फैक्ट्री 1613 में लगता है। ठीक है, पहली फैक्ट्री पूछा तो मसूलीपट्टनम में ऑफिशियल रूप से पूछा, परमानेंट फैक्ट्री पूछेगा तो डेट इज इन 1613 में सूरत में स्थापित किया गया। ठीक है, फिर थॉमस रो आएंगे, एक और यूरोपियंस आएंगे, एक और इंग्लैंड ब्रिटिश आएगा। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में ही आएंगे 1615 और 19 में। हालांकि ये अच्छे तरीके से आप ये समझिए कि ये नहीं, मतलब जहांगीर को सही तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर आफ्टर ऑल देखेंगे 1629 में आराम गांव में एक फैक्ट्री बनेगा। ओके, लेकिन 1632 में गोलकुंडा जो है आपका, देखिए गोलकुंडा है, वहां के सुल्तान से एक गोल्डन फरमान मिलता है कि आप फ्री ड्यूटी फ्री टैक्स ड्यूटी फ्री आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। 1632 में ये ध्यान रखिएगा कि सुनहरा फरमान या गोल्डन फरमान दिया गया गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा, और इसमें यह था कि आप व्यापार कर सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, गोलकुंडा वाला क्षेत्र है, वहां पे आप कर सकते हैं। 500 पैगोडा आप एनुअली हमको दे, आपको कोई दिक्कत होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम हमको नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके, अभी आप उसके बाद देखिए 1639 में मद्रास में जो वहाँ के जो राजा थे मद्रास के जो, ठीक है, वहां पर जो भी थे उनसे परमिशन लेके वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का एक किला बनाता है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है? मद्रास में है। 1639 में फ्रांसिस डे के द्वारा स्थापित किया गया। या मद्रास का स्थापना ये पूछेगा तो फ्रांसिस डे के द्वारा। किला एक तरह से घेराबंदी रहता था, एक तरह से उनका जो ऑफिस है वो घेराबंदी रहता था, एक तरह से वही जाके हेडक्वार्टर के रूप में काम करता था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी का एक तरह से हेडक्वार्टर बन चुका था 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना फ्रांसिस डे के समय। फ्रांसिस डे को माना जाता है कि ये मद्रास के संस्थापक है। ओके, बॉम्बे का पूछा तो गेराल्ड एंगियार बोलते हैं। गेराल्ड एंगियार हैं जो, वो आपके बॉम्बे के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। 1667 का कहानी पता है आपको कि बॉम्बे चार्ल्स सेकंड से ले लिया गया था। ठीक है, चार्ल्स सेकंड से 1667 में बॉम्बे ले लिया गया था एज ए डॉरी के रूप में। ठीक है, और उसके बाद मात्र 10 पाउंड पे पर एनुअली के रूप में चार्ल्स देता है किसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल बनाया। 1608 में हॉकिंस आएगा, 11 में मसूलीपट्टनम, 12 में सोली का युद्ध, 29 में आराम गांव, फिर आपका थॉमस रो आएगा, 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करेगा, परमानेंट फैक्ट्री। 32 में इनको सुनहरा फरमान मिलेगा। फ्रांसिस डे है जो वहां पे आप देख सकते हैं 1639 में मद्रास में सेंट जॉर्ज का किला बनाएगा, बोल सकते हैं। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं कि 1667 में बॉम्बे से चार्ल्स द्वितीय से बॉम्बे लेता है 1667 में, जो कि उसको एज ए डॉरी के रूप में कैथरीन बेगरेंजा के से मिला था शादी करने के समय पोर्टुगल के द्वारा। तो आप ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलेंगे कि एक जॉब चर्नॉक करके एक है जो ब्रिटिश है, जो सुतनौती को 1690 में सुतनौती में फैक्ट्री स्थापित करने का परमिशन लेता है। सुतनौती का उसको रेवेन्यूज का वहां पे जो सब चीजें हैं वहां पे मिल जाता है सुतनौती का। ठीक है, 1690 में, ये बंगाल में है। ओके, तो उसके बाद 1698 में 3 जगह सुतनौती, 3 गांव है, सुतनौती, गोविंदपुर और कालीकट्टा, ये तीनों का जमींदारी राइट मिल जाता है किसको? जॉब चर्नॉक को। अब इन तीनों का जमींदारी मिलेगा जॉब चर्नॉक को, इसलिए जॉब चर्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक के रूप में जानते हैं। कि सुतनौती देखिए यहाँ पे कलकत्ता है, तो इसको जॉब चर्नॉक को आप एज ए फाउंडर ऑफ कलकत्ता के रूप में जानेंगे। 3 जॉब चर्नॉक, अगर हम बात करें गेराल्ड एंगियार, ये आपका बॉम्बे का संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और फ्रांसिस डे मद्रास, ये तीनों आपको याद रखना है। ओके, तो 1698 में सुतनौती, गोविंदपुर और कालीकट्टा, ये तीनों का जमींदारी इसको मिल जाएगा। ओके, अजीमुस खान के द्वारा, अजीमुस खान जो उस समय गवर्नर था कलकत्ता का, ठीक है, मींस की मुगल इंपायर के द्वारा, तो अजीमुस खान के द्वारा मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, 1698 में। ठीक है, 1700 में उसको फोर्ट विलियम है बनाएगा। 1700 में जो कलकत्ता है वहां पे फोर्ट विलियम बनाएगा, और वहां पे जो प्रेसिडेंट बनाएगा चार्ल्स आयर को। तो ये सारे जो देख रहे हैं टाइम बाय टाइम, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पॉलिसी पढ़ेंगे, जब हम लोग इसका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। अभी कुछ फैक्ट्रियां हैं, कैसे कैसे स्टैब्लिश किया उसको देखेंगे, महत्वपूर्ण चीज जो प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, इसको ये परेशान नहीं होना कि केवल बस हम डेट बताते जा रहे हैं, डेट बताते जा रहे हैं, तो उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब फर्रुखसियार 1717 में एक फरमान जारी करेगा, उसको बोला था मैग्ना कार्टा। अब 1717 में फर्रुखसियार जो है जो आप देख सकते हैं कि मुगल इंपेरियर है फर्रुखसियार 1707 में। और ये इसके बारे में देखिए, जो फर्रुखसियार था वो बहुत बीमार था। तो उस समय एक नाम देखिए, जॉन सरमन करके एक जो इंग्लैंड से आते हैं, इनके साथ 3-4 लोग आते हैं। एडवर्ड स्टीफेंस नाम इनका एक है, एक का नाम है विलियम हैमिल्टन। तो विलियम हैमिल्टन महत्वपूर्ण है। विलियम हैमिल्टन आता है एक तरह का ये जो एक चिकित्सक है, ये क्या है, एक डॉक्टर है। और उसमें फर्रुखसियार बहुत बीमार रहता है, लेकिन वो इस तरह से इलाज कर देता है कि खुश होता है कि भाई इलाज कर दिया। तो विलियम हैमिल्टन एक चिकित्सक था, तो वो उसका फर्रुखसियार को बहुत अच्छी बीमारी से छुटकारा दिलाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं फर्रुखसियार एक तरह से इन लोगों से प्रभावित होता है। 1717 में ये अपने आप खुश होकर गोल्डन फरमान जारी करता है, या उसको मैग्ना कार्टा बोला गया। ब्रिटिश ने उसको बोला कि भैया कंपनी के लिए एक मैग्ना कार्टा है। कैसे? तो उसने बोला कि बंगाल में ट्रेड करिए, 3000 रुपया हमको सालाना दे दीजिए, बाकी बंगाल में जितना ट्रेड करना है करिए, जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 तक इशू करिए, 10 तक। एक तरह का ये भी लाइसेंस है, जिसके पास रहेगा वही ट्रेड कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड कर सकता है। ये हो गया। सूरत को ले लो, सूरत भी ले लो, 10,000 रुपया एनुअली दो, सूरत भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बोला कि आप सिक्के ढालो और सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में चलेगा, कहीं भी चलेगा, सिक्के डालिए, अब आपके सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में वैलिड होगा। ये देख सकते हैं, जबरदस्त रूप से अपने नाम सिक्के चलाइए, अपने राजा रानी के नाम सिक्के चलाइए और सब चलेगा। तो फर्रुखसियार का फरमान 1717 में यही था कि बंगाल, सूरत और भी गुजरात उत्तरात सब बड़ा एरिया दे दिया कि सब में व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ बात को? तो इस तरह से ब्रिटिश अपने आप को पावरफुल बनाया। ब्रिटिश किसी तरह से कैसे न कैसे करके जो भी इंडियन किंग थे उनको किसी तरह से प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया और अपना फायदा हमेशा लेते गया। आगे देखें किस तरह से और भी पॉलिसियां हैं वो देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, केवल अराइवल ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर डेनिस आएगा। डेनिस महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण नहीं है। डेनिस 1616 में इंडिया में आता है, 1620 में त्रावणकोर में पहली फैक्ट्री, 1676 में श्रीरामपुर में पहली फैक्ट्री, 1745 में सब कुछ बेच बाच के दे देता है इंग्लैंड को। जाओ, डेनिस आएंगे इंग्लैंड को सब कुछ बेच के दे देंगे। ठीक है, सब कुछ 1745 में इंग्लैंड को बेच के चले जाएंगे, बहुत शांति प्रिय थे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा आएगा फ्रेंच आएगा। फ्रेंच के बारे में ध्यान रखेगा कि लुई 14वां का शासनकाल था। उस समय उसके एक मंत्री हैं कोलबर्ट, उसके अध्यक्षता में, उसके अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कोलबर्ट इस कंपनी की स्थापना हुई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, इस नाम से देख सकते हैं। ओके, और सबसे पहले जो आया फ्रैंक कैरो आया। फ्रैंक कैरो का एक दल आएगा इंडिया में 1667 में, और 1668 में ये पहली फैक्ट्री बनाएगी सूरत में। सबको सूरत ही पसंद है, सूरत का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ठीक है, देखिएगा बंदर का है। ठीक है, तो देखिए पोर्टुगल ने पहला कंपनी कहां बनाया, एट कोचीन। अगर बात इंग्लैंड ने कहां बनाया, मछलीपट्टनम में, अनऑफिशियल, ऑफिशियल सूरत में। ठीक है, और फिर आपका भी आपका कौन सा था, डेंस था, तो वो कहां बनाया था आपका, त्रावणकोर में। अब ये फ्रेंच आया, ये भी सूरत में बनाएगा, और फिर 1679 में, 1669 में ये मछलीपट्टनम में बनाएगा। 1673 में घटना होगी, बालीकोंडापुरम है, उसको शेर खान लोधी उससे बालीकोंडापुरम ले लेगा, और इसी बालीकोंडापुरम का आगे जाके नाम होगा पांडेचेरी, और यही जो सबसे मेन हेडक्वार्टर बनेगा वो बनेगा फ्रेंच का। और यही भी कारण होता है कि जो फ्रेंच है वो पांडेचेरी और आसपास के क्षेत्र पे ही निर्भर होते हैं। ये हर जगह अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक द्वीप पे अपना कब्जा नहीं अपना पाता, बेसिकली ईस्टर्न कोस्ट पे अपना ये कब्जा बनाता है। इसी कारण इसके फेलियर का कारण भी ये होता है। ठीक है, फ्रेंच एक तरह का गवर्नमेंट कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह का कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, तो इसको ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इंडिपेंडेंट नहीं थी कि उसको सरकार से चलना, इसको सरकार के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, 1690 में चंद्रनगर ले लेगा शाइस्ता खान से, लेकिन फिर बीच में ऐसा प्रॉब्लम होगा कि जो युद्ध होगा इनका डचों के साथ युद्ध होता है फ्रेंच का, तो उसमें कहीं ना कहीं अपने बहुत ज्यादा टूट जाता है। तो उस समय फिर आप बात करेंगे तो फ्रेंच ने अपने आप को एक पावरफुल बनाया 1720 से 1742 के बीच में। लेनर और डुमास नाम के दो हैं, इनके कहने का मतलब यह है कि इनके संरक्षण में, आप बोल सकते हैं इनके गाइडेंस में फ्रेंच अपने आप को फिर से पावरफुल बनाया इंडिया के अंदर। और 1782 में डुप्ले आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका इसमें गवर्नर जनरल है, और वो चाहेगा कि हम पूरा अपने साम्राज्य को फैलाएं। सबसे पहले अगर मतलब अपने साम्राज्य को फैलाने का जो काम किया, या आप बोल सकते हैं कि जो ये देख सकते हैं कि एक्सपेंशन का काम जो स्टार्ट किया वो था डुप्ले।
डुप्ले ही नहीं, सब इंग्लैंड को भी आदत लगाया कि किस तरह से प्रिंस को, जितने भी भारतीय राजकुमार हैं उनको किस तरह से उलझाया जाए और फिर उसको उनके क्षेत्र को जिया जाए। ये सब इन्हीं का दिमाग था डुप्ले का। 1742 में डुप्ले ने इसका काम किया और वही कारण रहा कि जो एंग्लो कैनेटिक वार हुआ, और वही कारण रहा कि बैटल ऑफ वांडीबास होगा और वास हो जाएगा, वांडीबास होगा और पूरी तरह सफाया हो जाएगा किसका, फ्रेंच का। 1760 में सब कुछ खो देगा, फिर पूरे रूप से दोनों के पीछे संधि होगा पेरिस का, बोलेगा देखो ऐसा है कि तुम कंपनी हो, कंपनी की तरह रहो फ्रेंच को, और ऐसा हम। और बेसिकली ये भी था कि डुप्ले जो था उसको सेकंड जो कैनेटिक वार था उसी समय डुप्ले को वापस बुला ले गया था कि भाई देखो हम तुमको भेजे हैं, सरकारी कंपनी है तो बोले हम तुमको भेजे हैं वहां पे काम करने के लिए, आपको ये नहीं कि आपको वहां झगड़ा करने के लिए भेजे, इस तरह से वार करने के लिए भेजे बेसिकली। और इनके फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में प्रॉब्लम भी था ना, क्योंकि फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में हमेशा जो यूरोप में जो युद्ध चला है वो भी प्रॉब्लम था, वो हम लोग देखेंगे एंग्लो कैनेटिक वार में, ठीक है। तो बैटल ऑफ वांडीबास खत्म कर देगा, ट्रीटी ऑफ पेरिस होगा और सब कुछ खत्म, फ्रेंच सुपरमेसी खत्म हो गया, सब कंपनी देख ली, ठीक है। और ये तो हिंदी में है, सारे कंपनियों को देख लिया, किस कंपनी ने कब आया, कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं। ये अराइवल ऑफ यूरोपियन में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा पढ़ना भी आपको नहीं। फॉर द प्रीलिम्स ये सारे डाटा 20-25 लाइन में आपको याद कर लेते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, मैं थोड़ा सा स्पीड बोला हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग करेंगे एंग्लो कर्नाटिक वार या कर्नाटिक्स वार पढ़ेंगे, किस तरह से इंग्लैंड और किस तरह से आपका फ्रांस दोनों भिड़ेंगे और किसका जीत होगा वो हम लोग समझेंगे। सुपरमेसी के लिए वो एंग्लो कर्नाटिक वार से सवाल आता है, वो हम लोग देखेंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आज का तो बस डेट ही डेट है ना, तो थोड़ा सा समझने मतलब लगता है कि नहीं बोरिंग टाइप का, लेकिन कल वाला में थोड़ा कहानी टाइप का रहेगा, लेकिन उसको भी हम लोग प्रीलिम्स बेस्ड पढ़ेंगे ना, तो प्रीलिम्स बेस्ड पढ़ना है, ठीक है। बाकी हमने बेसिकली बहुत कुछ हमने आपको बता दिया। तो अब मिलेंगे हम लोग बेसिकली जो हमारा कल का वीडियो आएगा, जो भी हमारा है उस वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कल तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब भी आएगा उसमें हम लोग एंग्लो कर्नाटिक वार की ओर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को आज पहला वीडियो था मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आपको अच्छा लगा होगा। जब हम लोग ऑप्शन में पढ़ेंगे ना तो और मजा आएगा, कि ऑप्शन में हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे अच्छे तरीके से। ये जो हम लोग अभी हम लोगों ने जितने समय में पढ़ा वो हम लोग 2-3 क्लास में पढ़ते हैं बेसिकली ऑप्शनल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।